मेरी तरफ से नमस्कार। आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पीछे के क्वेश्चन थे उसको देखिएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस टाइम के जो पेपर है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर जो है आज आप देखेंगे और कुछ एक इसके बारे में डिटेल भी जानेंगे। तो अगर मिला जुला कर हम बातचीत करें तो जो नियम समिति का अध्यक्ष होता है स्पीकर, ये स्पीकर की बातचीत चली है लोकसभा का स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर होता है उनकी बातचीत चली है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। लोकसभा के स्पीकर की व्यवस्था आर्टिकल 93 में करके रखी है और इनका जो कुछ एक मेन वर्क होते हैं उसको लिख लीजिएगा एक बार। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। साथ में संयुक्त सेशन, जिसको जॉइंट सेशन कहते हैं, उसको बुलाने का अधिकार भी इनको होता है। इनका चुनाव जो होता है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और लोकसभा के चुनाव की जो डेट होती है उसका निर्धारण जो करते हैं भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसका निर्धारण करना भी लोकसभा का क्या होता है, एक प्रमुख काम होता है। इस बात को अच्छे से आपने बात याद रखनी है। मिला जुलाकर कुछ एक काम अभी यही याद रखने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में इसके बारे में ढेर सारी चर्चा करेंगे। अगर हम बातचीत करें तो लोकसभा के स्पीकर की बातचीत करें तो स्पीकर जो है, आपको हिंदी में ये वर्ड देखने मतलब जो स्पीकर ऑफ लोकसभा इन हिंदी का मतलब अध्यक्ष होता है और ऐसे स्पीकर बोलते हैं। ये पद संविधान के आर्टिकल 93 को जरूर याद रखिएगा और ये संवैधानिक पद है, क्योंकि आर्टिकल में जो भी बात लिखी होगी उसको क्या कहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था या संवैधानिक पद कहा जाएगा। संविधान में इसका आपको जिक्र देखने को मिलेगा। एक एक्ट था जिसे ब्रिटिश ने पास किया था और इस अधिनियम को हम 1919 का अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के तहत हमारे देश के अंदर पहली बार राष्ट्रपति या जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं और उपाध्यक्ष जिसको हम मतलब वाइस मतलब डिप्टी स्पीकर कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर जो है उस वक्त प्रेसिडेंट कहते थे, इंग्लिश का वर्ड है और इसको एज पैरेलल हम मानेंगे। वो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट नहीं। यहाँ पर जो बातचीत चली है, यहाँ पर बातचीत चली है लोकसभा स्पीकर के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो इसकी पद की व्यवस्था 1919 में शुरू की गई है और बाद में ये जो पद था, इस पद की जो शुरुआत हुई हमारे भारत में एज अ प्रेसिडेंट तो 1991 में हुई और सबसे पहले 1921 से पहले केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता भारत के गवर्नर जनरल द्वारा इसकी नियुक्ति होती थी। इसका नाम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में बदल दिया गया। पहले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनका नाम हुआ करता था। हालांकि पुराना संस्करण 1947 तक जारी रहा, क्योंकि 1935 का अधिनियम था वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। पर जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमने 1935 के तहत जो था अपने देश की संचालन व्यवस्था को, जो हमारी एडहॉक पार्लियामेंट जिसको तदर्थ संसद कहते हैं, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ संविधान सभा एज अ एडहॉक पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। तो उन्होंने मतलब उस 1935 के क्लोज के तहत तो हमारे देश को चला रही थी। तो इसलिए इस एक्ट को कार्बन कॉपी भी कहते हैं। हमारे संविधान की कार्बन कॉपी किसे कहा जाता है, ये जो एक्ट है इसको कहा जाता है। तो इसके लागू होने के बाद जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वर्ड था वो अस्तित्व में आया और जीवी मावलंकर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये लोकसभा के पहले स्पीकर बने जब हमारे पास मतलब सरकार आई 24 मार्च 1952 को जब हमारी सरकार बनी, उस वक्त की ये बातचीत है। अगर हम बातचीत करें जीवी मावलंकर की बातचीत करें तो संविधान सभा को जब दो काम दिए गए थे, संविधान सभा जिसको हम कहते हैं एसएसए में इंडिकेट कर रहा हूँ, उसको दो काम दिए गए थे। एक वो संविधान बनाती थी, दूसरा कानून बनाती थी। तो जब कानून बनाने की बातचीत आती थी तो उस वक्त जो अध्यक्ष होते थे ये जीवी मावलंकर ही हुआ करते थे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। पर जब 24 मार्च को सरकार का गठन हुआ उसके बाद जो हमारे जीवी मावलंकर जी थे उन्हें लोकसभा का पहला स्पीकर बनाया गया, जिन्हें हम गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहते हैं। इनका पूरा नाम मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, उसको समझिएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका क्या होता था, नाम हुआ करता था। इस बात को अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। नियम समिति आपको पता चल गया, नियम समिति का मतलब क्या होता है, ये क्या काम करती है। तो जो सदन की कार्रवाई होती है, सदन की प्रक्रिया होती है, कार्य संचालन होता है, उसको निर्देशित या डायरेक्टर या उसका काम जो भी है उसको करवाने में ये हेल्प करती है। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से पता चल गई है।
ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ये जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनकी जो चुनाव की डेट होती है उसका निर्धारण करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न काल के पश्चात जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आंसर देखिएगा। तारांकित प्रश्न होते हैं और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो भी आप देख सकते हैं कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तो तारांकित प्रश्न तारांकन द्वारा, इसका मतलब ये हुआ तारांकन उत्तर की आवश्यकता होती है उन्हें, उनसे मतलब सीधी सी बात अगर हम बोलें तो इसका आंसर मौखिक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मौखिक करना पड़ता है। और इसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना। इनको स्टार्टर क्वेश्चन कहते हैं, इसको अनस्टार्टर क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें लिखित उत्तर देने की आवश्यकता होती है, जो संसद का मतलब मंत्री होगा उनसे पूछा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न वो होते हैं जो 10 दिन पहले क्या किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, और नोटिस देने के बाद इसका उत्तर भी मतलब मुंह के द्वारा या मतलब मौखिक तौर पर देना पड़ता है। किसको? जो संसद सदस्य होते हैं या मंत्री होते हैं उनको उनसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जो आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो पार्लियामेंट का वर्क प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो 11 बजे ये काम करना शुरू करते हैं और 11 से 12 के बीच में क्वेश्चन आवर होता है। मैं जो तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले जो 3 कैटेगरी के प्रश्न बता चुका हूँ, तो इस आर में ही क्या होते जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। फिर 12 से 1 का जो मतलब 12 से 1 बजे का टाइम होता है उसको 0 आर या शून्यकाल कहते हैं। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो लंच होता है। पर यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो वर्क प्रोसेस होता है, सुबह वाला तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा ठीक देखने को मिल रहा है। पर जो नेक्स्ट सेकंड टाइम का जो वर्क प्रोसेस है वो कुछ अलग सा देखने को मिल रहा है। वो आप देख सकते हैं कि जो राज्यसभा होती है टिल 5 PM तक और लोकसभा 6 PM तक काम करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपके सामने कुछ लिख कर रखा है, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है क्वेश्चन आवर कब से कब होता है, किसके बाद 0 आर आता है, कब लंच होता है इनका, और जो लोकसभा है वो कब से कब काम करती है, सेकंड टाइम सुबह वाले टाइम, और राज्यसभा कब से कब काम करती है, और जो आपके लॉ वगैरह बनते हैं वो किस टाइम पे बनते हैं। तो सेकंड टाइम का जो टाइम होता है उस वक्त राज्यसभा या लोकसभा इसके ऊपर काम करती है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको चिपका लीजिएगा और बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा। निम्नलिखित में से स्थगन प्रस्ताव में से कौन सा एक संबंध नहीं है? स्थगन प्रस्ताव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ढेर सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका आंसर देखिए पहले, घ इसका आंसर है मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं होता। विशेषाधिकार का मतलब ये हुआ कि किसी संसद के सदस्य के अधिकार का हनन तो नहीं हुआ, संसद का जो सदस्य है। और सारे के सारे जो मतलब 3 ऑप्शन है इंपॉर्टेंट है। मामला सामान्य शब्दावली से निरूपित होता, हाँ सामान्य शब्दावली होती है। मामला अत्यावश्यक होता, हाँ जी। मामला जो है लोकहित से जुड़ा होता है, ये वही मामला होगा जो लोकहित से जुड़ा होगा। इस स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए लगभग 50 सदस्यों का जो सदस्य होते हैं संसद में, उनके द्वारा इसे अपनी स्वीकृति दी जानी चाहिए। उसके बाद इसको लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में जब लाया जाता है तो चली हुई जो कार्रवाई होती है उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि ये जो लोकहित का मामला होता है इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो मिला जुलाकर आप जब ये चीज़ें देख रहे हैं तो यहाँ पर आइए इसको देख लेते हैं कि मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाता है, इस बात को आपने समझना है। स्थगन प्रस्ताव जो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है और सार्वजनिक महत्व वाले जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर जो सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है, सरकार की निंदा की जाती है। इसलिए राज्यसभा को इसका उपकरण का प्रयोग करने की अनुमति नहीं मिली, लोकसभा में ही इसको लाया जाता है। आपको पता है कि लोकसभा में ही चुने हुए लोग होते हैं जिनके प्रति ये मतलब जो प्रश्न उठाया जाता है कि आप ने जो ये अति महत्व लोकहित का विषय है उसके ऊपर ये काम क्यों नहीं किया। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष जी होते हैं उनकी अनुमति के बाद ऐसा किया जाता है। इसे एक असाधारण उपकरण के रूप में माना जाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये सदन के सामान्य कार्य को बाधित करता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। मीन्स 50 सदस्य अगर स्वीकार करेंगे स्थगन प्रस्ताव को तभी लोकसभा के स्पीकर इसको स्वीकृति देंगे और फिर लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। और उसके बाद होता क्या है, कम से कम 2 घंटे या 30 मिनट की चर्चा होनी चाहिए, ऐसा इतना मैक्सिमम टाइम है।
स्थगन प्रस्ताव की निम्नलिखित सीमाएं हैं, कुछ एक में इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। इस प्रस्ताव के तहत जिस मामले पर चर्चा की जानी हो निश्चित होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसको मतलब नहीं लाया जाएगा या इसको रिजेक्ट किया जाएगा। किसी स्थगन प्रस्ताव को तब तक स्वीकृति नहीं दी जाती जब तक उसके तथ्य की निश्चित नहीं होते, मीन्स फैक्चुअल बेस पर ही होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं कि संसद का टाइम ही वेस्ट किया जा रहा है, लोकसभा का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो सदन में पहले से चला हो। मान लो कि एक ऐसा जैसे अभी हिमाचल में आपदा आई थी, उसके ऊपर अगर लोकसभा में चर्चा चलती है और पहले ही कोई इसके ऊपर चर्चा कर चुका है तो इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाएगी, मीन्स इसको क्या किया जाएगा, नल एंड पॉइंट कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। वह लोक महत्व का हो, लोक महत्व का होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बातें जो थी यहाँ पर लिखी थी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की स्थापना की स्तुति की थी? तो ये जो था प्रशासनिक आयोग है, यहाँ पर इसके बारे में पढ़िए। लोक आयोग जो है एक संस्था है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को देखने में हेल्प करती है। लोकसभा संस्था के निर्माण की सबसे पहली रेलवे सुधार आयोग ने की थी। ये पहला प्रमुख ये बिंदु, मतलब ये चीज़ याद रखनी कि एक रेलवे सुधार आयोग बना था, उसने बोला था कि ऐसा हमारे देश के अंदर होना चाहिए। पहले श्रमिक सुधार लोक आयोग ने लोकपाल संस्था के गठन की मांग की। उसके बाद मतलब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये क्या, उसके बाद क्या आ रहे हैं, हमारा लोकपाल जो संस्थान है इसकी जो बातचीत करने के लिए क्या बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन सुधार आयोग बनाए गए, उन्होंने समय समय पर मांग की। फिर हुआ क्या कि लोकपाल और लोक अभिनेता अधिनियम 2013 में आया और संघ के लिए मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोक अभिनेता की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। ये संस्थान बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय वो निकाय होता है जिसे संसद किसी कानून के द्वारा बनाती है। मीन 2013 में जब इसको बनाया गया तो वैधानिक या लीगल या जिसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे उस कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। तो वैधानिक संस्था वो संस्था होती है जब संसद कोई कानून बनाकर उस संस्था को बनाती है। लोकपाल और लोक अभिनेता शब्द LM सिंघवी ने गढ़ा था। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, LM सिंघवी ने लोकपाल और लोक अभिनेता शब्द गढ़ा था। 1966 में प्रथम स्वतंत्रता सुधार आयोग ने 2 स्वतंत्रता शासक केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित कर मीन्स उन्होंने बातचीत की थी। ये जो ML सिंघवी समिति की बातचीत करें तो उन्होंने बोला था कि हमारे देश के अंदर क्या होना चाहिए, एक लोकपाल संस्थान होना चाहिए जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड कहीं मामले देखे, और ये दोनों स्तर पर होना चाहिए, राज्य स्तर पर भी होना चाहिए और आपका जो केंद्र स्तर है उस पर भी होना चाहिए। लोकतंत्र के खिलाफ प्रशासनिक जो कार्य है उसको शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरे समाजवादी सुधार आयोग 2015 में लोकपाल की स्थापना की। दूसरा समाजवादी सुधार आयोग जो है 2005 में स्थापित किया। यहाँ से 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना यहाँ से। एक तो लोकपाल का संबंध किस समिति ने इसकी बातचीत की और कौन सा मतलब किस समिति, तो LM सिंघवी है। और जो आयोग है, आयोग कौन सा है, आपने अच्छे से देखा कि आयोग जो है प्रशासनिक सुधार आयोग है, एक रेलवे के लिए बना था और दूसरे श्रमिक सुधार के लिए बना था। उन्होंने टाइम टू टाइम क्या की है, रिकमेंडेशन की, और 2013 में इसका गठन किया गया, एक लीगल बॉडी या जिसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। बात खत्म, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। काम क्या होता है, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को ये देखता है। धन विधेयक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है। इसका आरंभ लोकसभा में होता है, जी हाँ, और साथ में राज्यसभा इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है, जी हाँ। दोनों सदनों को समान नहीं दे के रखे हुए कार्य मतलब राइट, ये असमान है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे कि जो लोकसभा के साथ असमान स्थिति है राज्यसभा की किन किन कार्यों को लेकर है। धन विधेयक को लेकर है। धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है, लोकसभा में। कितने दिनों तक राज्यसभा इसको अपने पास रख सकती, 14 दिन तक, और फिर सिफारिश के साथ इसको वापस करना पड़ेगा। और अगर कुछ वो संशोधन की बातचीत करें तो उसको माना ना माना लोकसभा के हाथ में होगा, ऐसी कुछ बातचीत यहाँ पर लिखी हुई है। तो एक बात ये होगी। एक वित्तीय विधेयक जिसमें 100 जो आपका धन विधेयक होता है 110 में इसकी बातचीत की है, उसको मतलब उसको भी लेकर राज्यसभा के पास काफ़ी कम पावर है। और दूसरी बात क्या है कि अंतिम जो विशेष पावर है धन विधेयक के बारे में, वो किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। क्योंकि अगर कोई धन विधेयक जो है उसको लोकसभा में पेश करना है तो जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है उसको प्रमाणित करेंगे कि धन विधेयक है या नहीं है।
तो राज्यसभा का जो वाइस चेयरमैन मतलब सॉरी जो चेयरमैन है उनको ये पावर नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अगर बातचीत करें तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है उनको ये पावर नहीं दे के रखी है, ये अच्छे से याद रखना। अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो राज्यसभा की बातचीत करें तो उसकी सीटें काफ़ी कम है और लोकसभा की सीटें काफ़ी ज़्यादा है। तो जीत किसकी होगी, क्योंकि वहाँ बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना कि बहुमत से अगर बातचीत की जाएगी तो लोकसभा की जीत होगी। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव जो है लोकसभा केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। अविश्वास प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो सरकार को हटाने के लिए लाया जाता है। इसको डिटेल में कभी पढ़ेंगे, पर इतना भी याद रखिएगा ये सिर्फ कौन ला सकता है, लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो मिला जुलाकर ये चीज़ें आपके सामने थी। आगे चलिए नेक्स्ट जो बातचीत है उस बातचीत को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य है। केंद्रीय बजट, आयकर निगम मीन्स आंसर देखिएगा तो आंसर यहाँ पर होगा ऐसे सिद्धांत का निर्धारण जो राज्यों के लिए सहायता अनुदान हो। थोड़ी सी बात समझिएगा, अनुदान का मतलब होता है सब्सिडी। तो जो सब्सिडी है वो राज्य को कितनी देनी है उसकी जो बातचीत करता है वो हमारा वित्त आयोग करता है। 280 आर्टिकल में हम पढ़ेंगे एक वित्त आयोग होगा और 4 उसके साथ अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ये बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मिला जुलाकर हमारे देश के अंदर इसका काम क्या होता है कि जो टैक्स है उसका डिवीजन जो है राज्य जो केंद्र सरकार है और साथ में राज्य सरकार है उनके बीच में किया जाना चाहिए। तो ये रिकमेंड कर सकता है और इस रिकमेंड के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और अनुदान सब्सिडी देनी है किसी को उसके लिए भी ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है। यहाँ पर इनके बारे में कुछ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कई ढेर सारी चीज़ें यहाँ आपको बताई हुई है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिसका किसी आर्टिकल किसी भाग या में विवरण करके रखा हो। तो आर्टिकल जो 280 है ये प्रूव करता है कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक संस्था है। जो राजकोषीय संघ, राजकोषीय संघ का मतलब है जहां पर सरकार का जो टैक्स की मनी होती है इकट्ठी होती है। राजकोषीय संघ के केंद्र में है, मीन्स जो केंद्रीय वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। 280 की बातचीत कर रहे हैं हम, केंद्रीय वित्त आयोग की बातचीत कर रहे हैं। इसकी मुख्य जिम्मेवारी कुछ एक ऐसी होती है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त स्थिति है उसका आंकलन करना और उनके बीच में करों के विभाजन की बातचीत को मतलब बढ़ावा देना, ये इसका काम होता है। पर रिकमेंड कर सकता है, इसके अलावा इसके पास ज़्यादा पावर कुछ नहीं होती है। इसके कार्य में संघवाद के सिद्धांत, तो संघवाद का मतलब है जो संघ और राज्य है उनके बीच में कहीं ना कहीं आपको आपसी संबंध जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे या शक्तियों का आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। तो इसको हम संघवाद के सिद्धांत की बातचीत करें तो ये क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं जो वित्त आयोग है वो परस्पर संबंध को सुधारने का काम करता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। संघवाद के जो नियम होते हैं उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम करता है। अगर हम बातचीत करें तो जो मिला जुला कर पहला वित्त आयोग बना था वो 1951 में बना था। केसी नियोगी जो था पहला वित्त आयोग था। और 1946 में एक इसी नाम से समिति बनी थी। उस समिति की रिकमेंडेशन के ऊपर हमारे देश के अंदर पहले वित्त आयोग को बनाया गया था। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और वर्तमान में 15वें जो वित्त आयोग है NK सिंह जी है, नंद कुमार किशोर जी है, NK सिंह, इनको भी अच्छे से याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है जो आपने कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा वित्त आयोग का कार्य है ये आपको अच्छे से पता चल गया। और अब जो है यही क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे से याद रखने। एक क्वेश्चन शायद मैं नहीं लगा पाया हूँ कि लगा लिया है। ये वाला क्वेश्चन था कि निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं। आई थिंक मैंने कहीं से डिलीट कर दिया इसको, ठीक है, कि लगाया है कहीं नहीं लगाया है ना। तो एक क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ। तो वहाँ पर जो बातचीत इस तरह थी कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग में के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है। तो वहाँ पर क्वेश्चन था तो उनके कार्य देख लीजिए। चुनाव जो, या एक मिनट उसका आंसर भी मैं बता देता हूँ अगर यहाँ पर हुआ तो। एक मिनट के लिए रुकना, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने लगाया है। एक मिनट के लिए रुकिए, शायद आ जाए, फिर उसके बाद इसको करने में मज़ा आएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आधा अधूरा रह जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो राष्ट्रपति जो ये आपके सामने ऑप्शन देके रखे हैं, आपने इन ऑप्शनों को पढ़ लिया होगा। इसका आंसर जरूर देखिएगा कि आंसर क्या होता है कि राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना, और हाँ है निर्वाचन के लिए निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों को चयनित करना, ये सही आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझेगा कि जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग की जब हम बातचीत करेंगे तो चुनाव आयोग में अभी 3 सदस्य होते हैं। तो उन सदस्यों के निर्वाचन की बातचीत की, और उन सदस्यों के निर्वाचन की बातचीत करें तो भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास ये पावर है। अभी तक इतना ही याद रखना, हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ से देखनी है। तो मिला जुलाकर ये जो आंसर था ख, इसका आंसर था। अब उस पोर्शन पे चलिए जहाँ पर हमने ढेर सारी चीज़ें रखी हुई है। और हम पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो पहला चुनाव आयोग कौन था, जब 1951 में चुनाव हुए थे, मुख्य चुनाव आयोग कौन था, सुकुमार सेन। और उस वक्त ये इसमें 3 सदस्य नहीं होते थे, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि अभी एक मुख्य और 2 अन्य होते हैं, त्रिस्तरीय। उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था, ये सिस्टम 1989 में लाया गया है। और एक दिनेश गोस्वामी समिति थी, उस समिति की रिकमेंडेशन के ऊपर ये क्या किया गया था, ये व्यवस्था की गई थी। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के कुछ एक प्रमुख कार्य हैं: चुनाव नियमावली, चुनाव के लिए नियम बनाना, कर्मचारियों के लिए अनुरोध, मतदान के दौरान आचार पर्यवेक्षक की नियुक्ति, जिसको सुपरवाइजर बोलते हैं, चुनावी अनुसूची तैयार करना, और निर्वाचन आयोग निर्वाचकों को अयोग्य घोषित करना। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से आया है तो उसको गलत मतलब अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना की बातचीत करें, इस डेट को याद रखिएगा, 1950, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक सदस्य निकाय था उस वक्त जब बना, 1950 में, मुझे पूरी डेट आई थिंक 26 जनवरी 1950 को जब ये निर्वाचन आयोग बना, तो उस वक्त क्या था, एक सदस्य था। पर 15 अक्टूबर जो APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे भी होता है, याद रखिएगा। 1989 तक जो था ये मुख्य निर्वाचन आयोग एक ही होता था, पर इस वक्त क्या हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट के तहत हमारे देश के अंदर इसे 1 से त्रिस्तरीय बनाया गया। और ये त्रिस्तरीय बनाने का जो उद्देश्य था, ये जो हमारे दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसके आधार पर ये किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना। उसके बाद लगातार अभी तक क्या है, ये त्रिस्तरीय, मीन्स इसके 3 स्तर है। 3 स्तर का मतलब ये हुआ, त्रिस्तरीय या स्तरीय की जब भी बातचीत करें तो इसमें 3 सदस्य है, एक तो मुख्य है और 2 अन्य होते हैं। और अभी जो मुख्य हैं वो राजीव कुमार जी हैं, यहाँ पर मैंने कहीं लगाया भी होगा, राजीव कुमार 25वें चुनाव आयोग है, और जो पहले थे वो मैंने बता दिए। और साथ में इस आर्टिकल को याद रखिएगा, 324 में हमारे देश के अंदर जो ये व्यवस्था की गई है संविधान में कि एक मुख्य चुनाव आयोग होगा, और उसके काम डैश डैश जो आपके सामने रखे हुए हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चुनाव आयोग जो होगा वो जो है कैसा पद है, वो संवैधानिक पद होगा, क्योंकि आर्टिकल जो हमारा 324 है उसमें ऐसी बातचीत करके रखी है। तो मिला जुलाकर जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस टाइम के पेपर के लगाए थे उसको हमने सॉल्व किया। इसके अलावा आगे जो टॉपिक चला हुआ है उसका आपको लेक्चर देखने को मिलेगा, उसको अच्छे से देखिएगा। फिर कोई डाउट रहता है तो जरूर पूछिएगा, डाउट नहीं रहना चाहिए, और आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। धन्यवाद, जय हिंद। आगे लेक्चर का पार्ट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो थे इसको मैंने यहाँ लगाया था, उस लेक्चर को पूरा देखिएगा।